रमजान उल मुबारक के बबरकत महीने में हर कोई अपने हिसाब से तैयारियां करता है। मैं किस हिसाब से ये तैयारियां करती हूँ वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई है, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। तो जो कुछ चीज़ें रह गई थी सोचा वो भी आपके साथ शेयर करूं। होपफुली ये भी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। स्नैक्स हम बनाकर फ्रीज करेंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाले जो है वो स्नैक्स हैं और बहुत ही कम बजट में बनने वाले स्नैक्स हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं। आप इनको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। कुछ मैं अपना स्पाइस रैक सेट कर रही थी क्योंकि बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह जो हैं बिल्कुल रमज़ान के स्टार्ट में ही अरेंज करने होते हैं। तो मैंने अपना कैबिनेट कैसे अरेंज किया वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। साथ होममेड मेयोनीज को आप किस तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं वो भी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ एक बहुत ही मजेदार सी इमली की चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम इमली की चटनी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली है 300 ग्राम इमली और उसमें 1 गिलास मैंने गर्म पानी डाल दिया। इसको भिगो के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उसके बाद इस तरह से इसकी कंडीशन है और इसको हम मसल के इसका सारा पल्प है वो उतार लेंगे। गर्म पानी मैंने इसीलिए शामिल किया था ताकि जल्दी से ये जो है वो सॉफ्ट हो जाए। पल्प जो है वो मैंने अच्छे तरीके से मसल कर उतार लिया है सारा। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है वो काफ़ी कचरा सा होता है, तो वो सारा जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाए और अच्छा सा पल्प हमारे पास आ जाए। इसको मैंने एक बार इस तरीके से छाना है और ऊपर से मैंने 1.5 गिलास पानी मजीद इसके अंदर शामिल किया था ताकि अच्छी तरीके से सारा पल्प इसका जो है वो निकल आए। यहाँ पे सारा पल्प जो है वो निकल आया है। ये जो गुठली वगैरह निकली है इसको हम वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारा पल्प रेडी हो गया है माशाल्लाह से। और अब हम इसको कुक कर लेते हैं। इसके लिए हम इस पल्प को एक पैन में शामिल करेंगे। साथ में हम शामिल करेंगे 6 अदद खजूरें। ये मैंने बड़े साइज की खजूरें ली है और गुठली मैंने इनकी जो थी ना वो निकाल दी है। स्पाइसेस में शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च। अच्छा, अगर आप स्पाइसी पसंद है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। और 2 टेबलस्पून भरकर हम शामिल करेंगे यहाँ पर गुड़, और अगर आपके पास शक्कर है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। अब इन सारी चीज़ों को हम पकने के लिए रख देंगे। इसका कुकिंग टाइम जो है वो तकरीबन 15 मिनट है, लेकिन 5 मिनट के बाद हम जो है वो खजूरों के ऊपर से जो छिलका है वो उतारेंगे। 5 मिनट कुक होने के बाद जो खजूरें हैं वो इस तरीके से उनका जो छिलका है ना वो बिल्कुल उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो इनका छिलका है ये हम रिमूव करेंगे क्योंकि ये बाद में चटनी में ना इतना अच्छा नहीं लगता। तो छिलका मैंने रिमूव कर दिया और इसके बाद मैंने दोबारा से शामिल कर दिया था इमली के अंदर। और अब हम इसको मजीद 5 से 7 मिनट कुक करेंगे। इतनी मज़ेदार और इतनी चटपटी और खट्टी मीठी सी चटनी बन के रेडी हुई थी और आप इसको बनाकर पूरे रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है पकोड़ों, समोसों और दही बड़ों के साथ। तो जैसे 15 मिनट हो जाएंगे फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ये चटनी ठंडी होगी तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो जब हमने उतारा था तब ये थोड़ी सी पतली लग रही थी, लेकिन ये थोड़ी सी ठंडा होने के बाद थिक हो जाएगी। और बाकी जब हम खजूरों के साथ इसको ग्राइंड करेंगे तो इसकी थिकनेस बहुत अच्छे से बन जाएगी। अब हमने इसको जो है वो ग्राइंड कर लेना है। मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से करूँगी। अगर आपके पास जग है तो आप जग की मदद से भी कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हो जाएगा। बस जग को भी हम आधे मिनट के लिए चलाएंगे तो बस ये ग्राइंड हो जाएगी क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से कुक हो चुकी हैं। खजूरें भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। आप इसको जितनी ज़रूरत है उस क्वांटिटी से बनाकर पूरे रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 10 से 15 दिन ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और आप इसको फ्रीज़र में भी क्यूब्स में डालकर या वैसे जार्स में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, तब ये लॉन्ग टाइम के लिए चल जाएगी। और बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बन के रेडी हुई थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने जो थे वो कुछ चने भी बॉयल करके फ्रीज़ कर लिए थे। बहुत ज़्यादा चने का यूज़ तो हम रमज़ान में नहीं करते, लेकिन ये है कि चाट वगैरह में इसको डाल लेना तो बहुत मज़े के लगते हैं। और आलू चने भी बनाएं तो उसके अंदर भी ये यूज़ हो जाते हैं। तो इसको जो है वो आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था बस जस्ट। तो उसके बाद जो है वो इस तरीके से ये चने की कंडीशन है और अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसका तो तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट के लिए बॉईल किया था, तो बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए थे। इसमें जस्ट हमने नमक शामिल करना है और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी से ये बॉयल हो गए थे। तो इस तरह से जब ये बॉयल हो जाएंगे तो तब हमने इनको निकाल लेना है और निकाल के जो है वो हमने इनको ठंडा कर लेना है। ये देखिए जो चने हैं वो बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह से गल गए थे। अच्छा, चने जो है ना वो खड़े खड़े नहीं खाए जाते, वो अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। तो चने जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल जाए ना तभी अच्छे लगते हैं।
तो अगर आपने फ्रीज करने हैं तो भी इसको पूरा कुक कीजिएगा, क्योंकि बाद में ये थोड़े से हार्ड वैसे भी हो जाते हैं। चने जो है वो यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं माशाल्लाह से। आप जो है वो जिपलॉक बैग ही ज़ाहिर है यूज़ करेंगे, क्योंकि जितना कुछ हम स्टोर कर चुके हैं अब जो है वो बॉक्सेस की तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है फ्रीज़र के अंदर, तो इसको हम जिपलॉक बैग भी ही शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो जिपलॉक बैग के अंदर मैंने सारे चने जो थे वो डाल दिए थे, और इस तरीके से हमारे चने भी जो है वो माशाल्लाह से स्टोर होने के लिए रेडी हो गए हैं। तो इनको भी मैंने स्टोर कर दिया था। तो नेक्स्ट हम एक बहुत ही अफोर्डेबल सा स्नैक बनाएंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए 6 स्लाइसिस चाहिए ब्रेड के, और इसको हमने इस तरीके से ब्रेड क्रम्स उसके बना लेने हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हमने 6 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। ये आप देख सकते हैं आलू का जो साइज़ है, तो ये मैंने 6 लिए हैं। ये काफ़ी क्वांटिटी में जो है वो हमारा स्नैक बन के रेडी होगा। इतना अफोर्डेबल है कि इसको हर कोई जो है वो बना के स्टोर कर सकता है। अगर आप स्टोर नहीं भी करेंगे तो आप कम से कम इसको रमज़ान में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इनको मैंने मैशर की मदद से इस तरीके से सारों को अच्छे से मैश कर लिया है, और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे ब्रेड की जो स्लाइसेस हमने उसको ब्रेड क्रम्ब बना के रखे थे ना, वो शामिल कर देंगे। साथ में हम शामिल करेंगे नमक 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे हम इसमें चाट मसाला, और अब हम शामिल करेंगे चिकन पाउडर, वो भी आधा चाय का चम्मच। लास्ट में इसमें हम शामिल करेंगे ऑरिगानो, ये भी आधा चाय का चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे जो कि है 8 खाने के चम्मच। अच्छा, ये काफ़ी चटपटा सा बना था, काफ़ी करारा सा, और अगर आप स्पाइसेस कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं इनको। अच्छा, सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इनको अपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। शुरू में इस तरीके से आपको ड्राई ड्राई लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल एक डो फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंबाइन होना इस तरीके से स्टार्ट हो गया है मटेरियल। और अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच मोज़रेला चीज़। अच्छा, येलो चीज़ मैंने यूज़ की है, आपके पास जो अवेलेबल हो वो करें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इसको डो के फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पे एक डो के फॉर्म में आ चुका है। अब हम हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे कि इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, यानी कि इसके अंदर जो भी क्रैक्स हैं वो ख़त्म करेंगे। अच्छे तरीके से सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि काउंटर टॉप पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसके अंदर हम रखेंगे अपनी ये डो। इसको हम हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इतने बड़े पोर्शन को थोड़ा हैंडल करना मुश्किल है, तो इसको हम हाफ कर लेंगे। हाफ पोर्शन को इस तरीके से हम जो है वो एक गुलाई की शेप दे लेंगे हाथों से प्रेस करते हुए, और अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेस करना है, इसको एक हार्ड फॉर्म में लेके आना है, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो इसके ये जो पीसीस हैं वो अंदर से टूटे नहीं। यहाँ पे मैंने इसको लंबाई की शेप में अच्छे तरीके से सेट कर लिया है, और अब हम इसको एक शेप देंगे। यहाँ पे मैं इसको ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। ऊपर से इस तरीके से आपने इसको प्रेस करते जाना है, और सारी जो स्टिक है उसको आपने इस तरीके से शेप दे लेनी है। अच्छा, आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आपको जो इजी लगे। आप इसको सर्कल में कर सकते हैं, और स्क्वायर में कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो आप इसको दे सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप इसको जो है वो बेलन के साथ बेल कर उसकी गोल गोल कटलेस भी जो है इस तरीके से काट सकते हैं। जो आपको शेप इजी लगे आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने ट्रायंगल की शेप दी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुई है। तो इसी तरीके से हमने सारी कटिंग कर लेनी है। जो दूसरा रोल बनेगा उसको भी हमने इसी तरीके से काट लेना है, और सारे ट्रायंगल्स को हमने रेडी कर लेना है। पोटैटो की ये बहुत ही रीजनेबल रेसिपी है। आप इसको पोटैटो के नगेट्स कह सकते हैं, पोटैटो का ट्रायंगल कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको नाम या शेप दे सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी बनके ये रेडी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अफोर्डेबल है और सभी लोग इसको इजीली बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। रोल समोसा पकौड़ों से ये बिल्कुल हटके है, एक बार आपने इसको ज़रूर बना के देख लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कुछ स्लरी रेडी करेंगे, जिसके अंदर हम इसको डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने 3 टेबल स्पून ले लिया है कॉर्नफ्लोर, और 3 टेबल स्पून ही मैदा ले लिया है। दोनों चीजों के अंदर हम हल्का सा नमक और काली मिर्च शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और पानी शामिल करके इसकी हम एक स्लरी रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त स्लरी रेडी होगी। इसके अंदर जब हम डिप करके इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी से ये बन के रेडी होंगे। आप इनको बनाकर लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, या फिर आप टी टाइम के लिए भी इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी स्लरी रेडी हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे एक अंडा। अंडा शामिल करने के बाद भी इसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है, और हमारी जबरदस्ती स्लरी रेडी है। अब हम इन ट्रायंगल्स को जो है वो कोट कर लेते हैं। पहले हम स्लरी के अंदर डिप करेंगे इस ट्रायंगल को, और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप ये रेसिपी जब एक बार ट्राई करेंगे तो आप चिकन नगेट्स को भी भूल जाएंगे। आप कोटिंग की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल हल्की हल्की सी हुई है, बहुत ज़्यादा थिक मैंने इसको नहीं रखा।
स्लरी में डिप करने के बाद इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। अच्छे से इसको दबा दबा कर इसके कोटिंग कर लेंगे ताकि अच्छे से ऊपर से कोट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने बाकी भी सब जो है वो रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर हमने सभी को जो है वो स्नैक्स को इस तरीके से रेडी करके रख लिया है। अब आपने इसको फ्रीज कैसे करना है कि आपने इसको एक ट्रे के अंदर जो है वो इस तरीके से सिंगल लेयर के अंदर जो है वो फ्रीज कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाएंगे तब आपने एक जिपलॉक बैग लेना है और उसके अंदर आपने इन सबको डालकर फ्रीज कर लेना है। इससे ये होगा कि ये आपस में चिपकेंगे नहीं और हमेशा सेपरेट ही रहेंगे। जब आपने जितनी चाहिए हो उतने पीसेस निकाल कर इनको फ्राई कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कौन कौन सी रेसिपी को बनाकर स्टोर कर चुके हैं मुझे इस बारे में भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो सारे पैकेट के अंदर मैंने डाल लिए हैं और हमारा जो ये ज़बरदस्त और अफोर्डेबल स्नैक जो है वो बनके रेडी हो चुका है। हमारा ये स्नैक किसी तौर पर भी बाजार के नगेट से कम नहीं है, बहुत ही शानदार बनके ये रेडी होता है, टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। तो इनको हम फ्रीज कर लेते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जिसमें हम यहाँ पर दही बड़े रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो माश की दाल ली है। ये आप देख सकते हैं माश की दाल कौन सी होती है, जिसको उड़द की दाल भी कुछ लोग कहते हैं, बट हम लोग तो माश की दाल कहते हैं। तो माश की दाल 1 कप ली है और आधा कप हमने और ली है, यानी कि हम 1.5 कप इसमें माश की दाल शामिल करेंगे। आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे मूंग की दाल। ये आप देख सकते हैं ये जो बारीक छोटे साइज में होती है, ये थोड़े येलो कलर में होती है और मैंने दोनों को मिक्स करके दही बड़े बनाए हैं। आप किसी एक के साथ भी रेडी कर सकते हैं। इनको हमने अच्छे से वॉश करना है, ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देना है, या कम से कम इसको आपने 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर सोक करना है। अगर आप फैंटास्टिक रिजल्ट चाहते हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो है सुबह के टाइम भी अच्छे से सोप हो चुकी है। इसके जो दाने हैं काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं माशाल्लाह से, क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इस 2 कप दाल से हम ढेर सारे दही बड़े बनाकर स्टोर करेंगे। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनको जो है वो ग्राइंडर जग लेना है और इसके अंदर हमने दाल को थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाना है और इसका अच्छा सा एक पेस्ट रेडी कर लेना है। अच्छा, ग्राइंड आपने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करना है। वैसे तो जाहिर है रात की भीगी हुई दाल है, ये कम से कम 5 से 6 घंटे भीगी हुई दाल बहुत अच्छे से पीस भी जाएगी, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कोई इसके जरे जो है इसके अंदर बाकी ना है, बल्कि बहुत ही क्रीमी सा एक इसका पेस्ट रेडी हो जाए। इसको रेडी करने के लिए हो सकता है कि आपको ग्राइंडर जग को रोक कर थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाना पड़े। पानी इसमें हम बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे, बस इतना शामिल करेंगे कि ये अच्छे से पीस जाए। बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो सोक की हुई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए होगा। बस थोड़ा सा पानी इतना हो कि जो ग्राइंडर जग है वो इजीली चल सके। फर्स्ट बैच जो मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है और ये अच्छे से ग्राइंड हो गया था। बिल्कुल इसके अंदर कोई भी दाना जो था वो नहीं बचा था। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ये क्रीमी फॉर्म में आ गया है। बस इसी तरीके से आपने इसका सारा मटेरियल जो है वो रेडी कर लेना है। सारे मटेरियल को हमने इसी तरीके से पीस लेना है और अब हम इनको एक बाउल में जो है वो शामिल करते जाएंगे। अगेन ये भी बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही अफोर्डेबल है और इसको बनाकर आप पूरे रमजान के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारा मटेरियल रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितना क्रीमी बन के रेडी हुआ था। अजवाइन शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच और नमक शामिल करेंगे इसमें हम आधा खाने का चम्मच। दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अब जो बहुत ही मेन प्रोसेस है इसको हमने फेंटना है और इसके लिए आप हैंड ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हाथों के साथ आए से जैसे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त फेंटा जाता है। अच्छा, फेंटने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारी एयर चली जाए जिससे हमारे जो बड़े हैं बहुत ही फूले फूले से बन के रेडी हों, और इसको तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे और आपने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। तो अब आप देख सकते हैं ये मटेरियल अपने साइज से डबल हो चुका है और अच्छे तरीके से हमने इसको फेंट लिया है। और इसकी क्या निशानी है कि ये अच्छे तरीके से फेंटा जा चुका है। इसके लिए आपने ये करना है कि थोड़ा सा पानी लेना है एक बाउल में और इसके अंदर इसका एक ड्रॉप डाल के देखना है। अगर ये ड्रॉप इस तरीके से तैरे पानी के ऊपर तो इसका मतलब है कि इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। अगर ये बॉटम में बैठ जाए तो इसका मतलब है कि अभी सही से ये फेंटा नहीं गया। हमने इस मटेरियल को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसके बड़े तैयार करेंगे। ऑयल को यहाँ पर जो है वो हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा बैटर जो है वो इस तरीके से हाथों से भी कर सकते हैं, आप स्पून के साथ भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो इसको आपने भरना नहीं है ऑयल को, क्योंकि ये अपने साइज से जो है वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे जब ये कुक होंगे। और शेप का भी कोई इतना इशू नहीं है, जिस शेप में भी आप इसको डालेंगे तो थोड़ा सा ये गुलाई शेप में खुद ब खुद ही आ जाएंगे कुक होने के बाद। तो आप देख सकते हैं इनकी शेप माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है कुक होने के बाद। जब ये एक साइड से हल्के से गोल्डन कलर में आ जाएंगे तो तब हम इनकी जो है वो साइड चेंज कर देंगे। इसको हमने इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पे पका लेना है जब तक ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर में नहीं आ जाते।
और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इनको, बल्कि हम अच्छे से गोल्डन कलर में ही बस इनको फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी बन के ये बड़े रेडी हुए थे और बिलीव मी इतने सॉफ्ट थे, इनको पानी में डिप करने की भी जरूरत फील नहीं हो रही थी। ऐसे ही लग रहा था कि इनको बिल्कुल ऐसे ही हम उठाएं और बस दही में डाल दें, इस कदर ये सॉफ्ट रेडी हुए थे। बेस्ट बड़े बनाने के लिए आपने इसको दालों को जो है वो लाजमी तौर पर 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए सोक करना है। और दूसरी टिप ये है कि आपने इसको अच्छे तरीके से मटेरियल को फेंटना है। तो यहाँ पे जो हमारे बड़े हैं वो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे कलर में बन के रेडी हो गए थे। अब ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद बस हमने इनको जिप लॉक बैग्स के अंदर जो है वो स्टोर कर लेना है। नेक्स्ट हम मायोनीज बना के स्टोर करेंगे, जिसके लिए 2 अंडे ले लिए हैं मैंने, उसको मैंने चॉपर में शामिल किया है। मैं इसको चॉपर में बनाऊंगी। 1 चाय का चम्मच डालेंगे चीनी, 4 से 5 छोटी छोटी कलियां डाली हैं मैंने लहसुन की। इसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। साथ में हम शामिल करेंगे नमक आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच, और बस अब हम इसको बंद करेंगे और इसको हम ऑन कर देंगे। अच्छा, इसको आप जग में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको चॉपर में बनाऊंगी, इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। चॉपर को ऑन कर देंगे और 1 मिनट तक इसी तरीके से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। जितना भी इसका प्रोसेस है इसके अंदर आपने चॉपर को रोकना नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये आपकी मेयोनीज बन के रेडी होगी कि आप कोई भी और रेसिपी को भूल जाएंगे। 2 कप यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल, और इसको इस तरीके से कोई बारीक नोजल वाली जो बॉटल होगी ना उसके अंदर आपने डाल लेना है, ताकि इजी रहे हमें इसको अंदर जो है वो शामिल करना। अब हम इस तरीके से 1 मिनट के बाद हल्का हल्का सा ऑयल इसके अंदर डालना शुरू करेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से इस दौरान चॉपर हमने बंद नहीं करना, बल्कि ऊपर के जो उसकी नोजल है इसको हमने ओपन करना है और वहाँ से हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। अगर आप जग में बना रहे हैं तो जग के कैप के ऊपर भी दरमियान में जो एक स्पेस होती है आपने वहाँ से इसको ओपन करना है और वहाँ से आपने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। ऑयल की आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही स्लो स्पीड में इसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की कोई नोज़ल वाली बॉटल नहीं है तो आप किसी भी ग्लास कप से या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम आसानी के साथ बारीक बारीक सी धार वो डाल सकें तेल की, आपने उस चीज़ को यूज़ करना है। चॉपर मुसलसल चलता रहेगा, इसको बंद नहीं करना, और इसी तरीके से हमने ऑयल डालते जाना और इतनी शानदार मेयोनीज बन के रेडी होगी कि आप कहोगे कि कमाल हो गया है। क्योंकि इतनी टेस्टी बाजार की भी जो होती है ना मेयोनीज, वो भी नहीं होती जितनी ये टेस्टी बन के रेडी होती है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप मेयोनीज की जो है शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऑयल हमने सारा डाल दिया है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ये थिक हो चुका है। जैसे ही ऑयल पूरा शामिल होगा उसके बाद आपने 15 से 20 सेकंड्स के लिए आप इसको जो वो ऑन रहने देना है और उसके बाद आपने इसको ऑफ करना है और ओपन करना है। देखिए कितनी शानदार मेयोनीज हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको उल्टा भी करेंगे तो बिल्कुल ये नीचे नहीं गिरेगी, इतनी थिक बन के ये रेडी होती है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। इस तरीके से मेयोनीज बनाकर अगर आप घर में रख लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो है वो मैंने एक छोटा पैकेट ले लिया है मार्केट की मेयोनीज का। आप कोई भी अपनी फेवरेट ब्रांड का जो है वो ले सकते हैं। छोटा बिल्कुल पैकेट मैंने लिया है, इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और दोबारा से हम इसको जो है वो आधे मिनट के लिए चला लेंगे। जस्ट हमने इसको मिक्स करना है। इसका पर्पज़ ये है कि इससे ये है कि इसके अंदर जो है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिससे हमारी मेयोनीज जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए सेफ हो जाएगी। यानी कि इसको हम 15 दिन तक 20 दिन तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब देखिए इसको मिक्स करने के बाद भी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। तो इस तरीके से जो है वो आप ज़्यादा देर के लिए जो है वो मेयोनीज को फ्रीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो इसकी अपनी शेल्फ लाइफ है वो 8 से 10 दिन तक इसको नॉर्मल हम जो है वो बना के स्टोर कर सकते हैं। तो मेयोनीज भी ज़रा सैंडविचेस वगैरह में यूज़ होती है, तो मैंने सोचा कि इसको भी बना के रेडी कर लेते हैं ना। अब इसको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट जो है वो मैंने अपने स्पाइस रैक जो है वो सारा खाली किया, उसको सारे जार्स को अच्छे से मैंने क्लीन किया। क्योंकि स्पाइसेस जो है मसाले वगैरह वो बिल्कुल मैं रमज़ान की जो स्टार्ट में ही पीसती हूँ, इसको बहुत पहले जो है मैं रेडी करके नहीं रखती क्योंकि इनकी खुशबू जो है वो वैसी नहीं रहती। तो गरम मसाला जो है वो रेडी करने के लिए उसने यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून दालचीनी ले ली है, 1 टेबलस्पून जो है मैं स्टार लीव ले लिए हैं, और 1 टेबलस्पून मैंने सारी चीज़ें लौंग है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है और 1 जायफल है, और 7 से 8 जो है ना वो सब्ज़ इलायची हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है सौंफ का। और इन सारी चीज़ों को हमने जो है वो हल्के फ्लेम पे पैन के अंदर जो है ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। अच्छा, मसाले हम वैसे भी पीस के रख सकते हैं, लेकिन ड्राई रोस्ट होने से ये है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और लॉन्ग टाइम के लिए सेफ हो जाते हैं। इनको मैंने 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट किया और निकाल लिया। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है और ज़ीरा तकरीबन ही 1 पाव के करीब ज़ीरा था।
इसको भी मैंने सारे को ही अच्छे से साफ किया और इसको भी मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लूंगी। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे। जब भी हम कोई मसाले ड्राई रोस्ट करें फौरन से आपने उनको निकाल लेना है, जैसे ही 1 से 1.5 मिनट कंप्लीट होता है, और किसी अलग से डिश में निकाल लें ताकि वो कुकिंग प्रोसेस जो है ना उनका रुक जाए। जो भी मसाला आपने पीसना है उसके लिए आपने फ्लेम बहुत लो रखनी है और 1 से 1.5 मिनट ही आपने उसको जो है वो इस तरीके से ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया लिया है, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने ज़ीरा सबसे पहले ड्राई रोस्ट किया था वो ठंडा हो चुका है पूरे तरीके से, और अब मैं इसको 3 पोर्शंस में जो है वो डिवाइड कर लूँगी। अच्छा, 3 पोर्शंस में मैंने इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि ये जो है एक तो मैं बिल्कुल इसको सिंपल ऐसे ही स्टोर करूँगी, दूसरा सिंपल ज़ीरा पीस के स्टोर करूँगी, और तीसरा हम गरम मसाला रेडी करेंगे। तो जो मैं बिल्कुल ऐसे ही रखूँगी उसको हम सबसे पहले जार में डाल लेते हैं। तो इसको तो मैं ऐसे ही डाल लूँगी क्योंकि समटाइम हमें साबुत ज़ीरा भी चाहिए होता है बहुत सारी रेसिपीज़ में। और जो गरम मसाला है उसके अंदर हम शामिल करेंगे जो हमने इकट्ठे मसाले जो थे वो सारे ड्राई रोस्ट किए थे उनको भी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इक्वली सारे ये चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएं। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैं इसको हाफ़ को जो है वो ग्राइंड करूँगी और हाफ़ को मैं इस तरीके से रेडी करके रख लूँगी। बहुत ज़्यादा देर के लिए हम मसाले पीस के रख लेते हैं ना तो उनकी खुशबू काफ़ी कम हो जाती है। तो ये जो हाफ़ रह गया है ना बस मैं इसको ग्राइंड करूँगी, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट मेरा जो है वो रेडी होगा, पड़ा हुआ होगा मेरे पास, तो बस मैं उसको भी जस्ट ग्राइंड करूँगी और जार में डाल लूँगी। तो काफ़ी ईजी हो जाएगा मेरे लिए, मुझे ड्राई रोस्ट उस टाइम पर नहीं करना पड़ेगा, सारे मसाले मिक्स नहीं करने पड़ेंगे, जस्ट निकालूंगी और उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो हाफ को अच्छे से पीस लिया है। तो ये हमारा गरम मसाला भी रेडी हो गया है, और अब ये जो खुश्क धनिया है हमारे पास इसको भी मैं हाफ को इस तरीके से निकाल के जार में अलग रख लूँगी। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इसको भी जो है वो पीस लूँगी, और हाफ को बस मैं इस टाइम पे पीस के रखूँगी। तो खुश्क धनिया को भी पीस के मैंने जार के अंदर स्टोर कर दिया है। इसकी बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है, बहुत सारे खानों में हमारे लिए ये यूज़ होता है। तो इसको भी हम रख देते हैं साइड पे। सादा ज़ीरा मैंने रखा था जिसको मैंने पीसना था, क्योंकि ज़ीरे का पाउडर भी बहुत बार हमें अलग से चाहिए होता है गरम मसाले के अलावा। इसको भी मैंने पीस लिया है और इस तरीके से अलग से एक जार में रख दूंगी। अच्छा, अब गरम मसाला और ये ज़ीरा पाउडर एक जैसी शक्ल इनकी होती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनके लिए लेबलिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो डॉक्टर टेप ले ली है, इसको छोटा सा पीस कट किया है और यहाँ पे मैं उसके ऊपर लेबल लगा दूंगी। इससे ये है कि पहचान इसकी अच्छे तरीके से हो जाएगी कि ये सिर्फ ज़ीरा है और दूसरा जो है वो गरम मसाला है। दोनों के ऊपर मैं अलग अलग से इनके लेबल पे भी जो है वो नाम भी लिख दूंगी इनके। तो आप इस तरीके से इनके ऊपर लेबल लगा सकते हैं, बहुत ही इजी रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें बिल्कुल सेम होती हैं, तो हमें पता नहीं चलता समटाइम बाहर से देखने पे कि ये क्या चीज़ है। तो दोनों पे मैंने लेबल कर दिया है। बाकी खुश्क धनिया तो उनका कलर डिफरेंट होता है, पता चल जाता है। यहाँ पे काली मिर्च है, इसको भी मैं जो है इस तरीके से पीस कर तो जार में स्टोर कर लूँगी। अच्छा, इसको मैं 2 तरह से पीसूँगी। पहले मैंने इसको हाफ पीसा और इसके बाद एक छोटे जार के अंदर ना मैं इसके 2 टेबल स्पून निकाल के रख लूँगी। इससे ये है कि कुटी हुई काली मिर्च जो है ना वो फिर मुझे अलग से पीसनी नहीं पड़ेगी। तो बाकी को जो है वो अच्छे से बारीक करूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने भरकर निकाल लिए थे कुटी हुई लाल मिर्च के। तो बाकी जो है ना वो मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी, बारीक पीस लूँगी। जहाँ पे मुझे पाउडर यूज़ करना है वहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगी। तो बाकी की जो है वो इसको मैंने बारीक पीस लिया और उसको भी इस तरीके से मैंने दूसरे जार में डाल के रख दिया था। अच्छा, ये जार छोटे बड़े थे तो मुझे लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से मैंने जो है वो हल्दी वाला जार भी फिल कर लिया और इसी तरीके से जो है वो लाल मिर्च वाला जार भी मैंने फिल कर लिया था। तो आप जो भी स्पाइसेस आप यूज़ करते हैं उसको जार्स को अगर फिल कर लेते हैं ना तो काफ़ी टाइम हमारा सेफ हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें अपने पेनिट्री में से स्पाइसेस जो है वो ढूंढने नहीं पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ सौंफ थी मैं लेके आई थी, वो भी चाय वगैरह में सम टाइम यूज़ हो जाती है, तो उसको भी मैंने अलग से जार में निकाल लिया। नेक्स्ट जो है वो आ जाती है कुटी लाल मिर्च। इसका भी जार जो है वो हम रिफ़िल कर लेंगे। इसी तरीके से जो भी स्पाइसेस आप यूज़ करते हैं सभी को आपने इसी तरीके से जो है वो अपने जार्स को रिफ़िल कर लेना है। तो यहाँ पर ये भी रेडी हो गया है। अब जो घर में चाट मसाला का पाउडर आता है ना उसको भी मैं इस तरीके से करती हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके से जो जार्स आते हैं हमारे पास वाइट पेपर, ब्लैक पेपर के या फिर ऑरिगानो वगैरह इस तरह के जार्स में आता है। इसका बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसके अंदर इस तरीके से होल्स भी होते हैं, छोटे वाले और बड़े वाला भी। तो जितनी क्वांटिटी में आपको ये चीज़ चाहिए होती है ना ईजिली मिल जाती है। तो बजाय आप उसको उसके डिब्बे में रखें, मैं इस तरीके से इसको भी इस जार में डाल देती हूँ। ये बहुत कन्वीनियंट होता है यूज़ के लिए। तो यहाँ पर हम अपना स्पाइस रैक दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सारे स्पाइसेस
स्पाइसेस जो मैंने साबुत रखे थे उनको मैं पीछे की तरफ रखूंगी और नीचे वाले पोर्शन में जो रेगुलर यूज़ के जो हर टाइम यूज़ के मसाले हैं ना बस मैं वो रखूंगी। तो इस तरीके से मैंने अपना स्पाइस रैक जो है वो रमज़ान के लिए रेडी कर लिया था। आपने अपना किस तरीके से रेडी किया मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्पाइस रैक क्लिक करने के बाद इस तरीके से मैंने जो है वो इफ्तार टेबल को थोड़ा सा अरेंज किया, क्योंकि जो रमज़ान है उसको हमने स्पेशल बनाना होता है बहुत सारी तरीक़ों से, और ख़ासकर जी के रोज़ेदारों ने जहाँ पे बैठ के रोज़ा इफ्तार करना है उस जगह को भी थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। आम रूटीन से हटकर क्रॉकरी यूज़ करें और इसके अलावा उसको थोड़ा सा अरेंज करके रखें। एक स्पेशल जो फीलिंग आती है इफ्तार की तो वो उस टाइम हमें आनी चाहिए, और मेमोरीज़ जो है वो बेस्ट मेमोरीज़ हम अपने रमज़ान की जो है वो कलेक्ट करके रखें। और सारी फैमिली ज़रा इकट्ठी होती है इफ्तार पे। वैसे नॉर्मली तो बाज़ औक़ात खाना जो हम इकट्ठा नहीं भी खाते, लेकिन इफ्तार तो लाजमी तौर पे इकट्ठा करते हैं। तो उसके लिए जो फैमिली गैदरिंग है उसका आप ख़ास ख्याल रखें, और आई सजेस्ट कि आप उसके लिए जो है वो स्पेशल क्रॉकरी अरेंज करें, स्पेशल टेबल सेट करें। तो इंशाल्लाह इससे यह है कि बेस्ट मेमोरीज़ हम अपने लिए कलेक्ट कर पाएंगे। तो इस रमज़ान में अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला ये रमज़ान हम सब मुसलमानों के लिए बहुत बरकत बनाए, और जिनको जो जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनमें आसानियाँ करे और सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट अच्छी सी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।